अब हम आप अध्याय नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण जिसमें हम आपका द्विघात या जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग समीकरण हल करने की विधियां देख रहे थे। जिसमें पहली विधि उभयनिष्ठ और दूसरा विधि गुणनखंडन और तीसरा विधि था आपका पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, जिसको हम लोग सर्वसंख्या के नाम से भी जानते थे। ये तीन विधि हमने ऊपर में कंप्लीट कर लिया। आज जो हम आपका पढ़ने वाले हैं वो है आपका सूत्र विधि या इसी को श्रीधराचार्य सूत्र विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसे जो है गणितज्ञ जो है श्रीधराचार्य उसने ये विधि जो है बनाई थी, इसलिए उनके नाम पर ही उनका नाम रख दिया गया विधि का। तो आपको श्रीधराचार्य सूत्र विधि जो है बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। अधिकतर जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन जो रहेंगे आपका वो बोलेगा सूत्र विधि से प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ठीक है ना। तो सूत्र विधि आपके क्लास 10th बोर्ड के लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, क्योंकि सूत्र विधि से प्रश्न के सॉल्व के साथ साथ इसमें आगे आपका विविध कराएगा, जिसको हम लोग विभेदक बोलते हैं। उसके बाद समीकरण के मूल कैसे रहेंगे वो पता करने की टॉपिक इसी से रिलेटेड है। ये तीनों टॉपिक अभी हम इसी लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। और ये तीनों टॉपिक से जो है बोर्ड एग्जाम बोले, चाहे तिमाही बोलो, चाहे अर्धवार्षिक, जो भी एग्जाम बोलो, क्वेश्चंस आना ही आना है। ठीक है, इसको आराम से समझिए और अच्छे से समझिए कि क्या होता है। एक्चुअल में मैं आपको पहले सूत्र विधि का डेरिवेशन बताऊंगा और आपके लिए मेन आईएमपी जो है आपका फार्मूला रहेगा। ठीक है ना। तो फार्मूला कैसे बनता है उसका हम डिराइव देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सूत्र विधि में, ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा द्विघात। ठीक है ना। देखिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूं, द्विघात या कहीं पर वर्ग दोनों तरह आपको बुक में मिलेगा। अधिकतर आपको देखेंगे वर्ग वर्ग लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द्विघात बोले या वर्ग बोले, समीकरण का व्यापक रूप, समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना। जहां मैंने आपको बता के रखा है कि ए जो होगा एक्स, इसको ना इतना लंबा नहीं जान लो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या है? ये गुणांक है, क्योंकि आगे चल के ए लिखूंगा तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है आपका एक्स का गुणांक है, और सी जो है यहाँ पे आपका अचर पद है, या इसी को जो है अंतिम पद भी बोल देते हैं, या अचर पद या अचर संख्या भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है, ए बी सी जो होंगे ये सारे आपके वास्तविक संख्या होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। इस बात पे आप क्लियर रहेंगे। और यहाँ पर जो है एक चीज और, ए जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटा तो वर्ग समीकरण कैसे होगा? घात अधिकतम नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए 0 नहीं होती है। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, ये हमारा जो द्विघात समीकरण है इसी को हल करेंगे और x का मान निकालेंगे। जो x का मान आएगा वही हमारा क्या होगा? सूत्र होगा। ठीक है ना। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल हम जो है पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जो है पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि, ये इस विधि को उपयोग करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि से लिख देता हूं। ठीक है, तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि का सबसे पहले नियम क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? ए है, तो ए को 1 कैसे बनाएंगे? ए से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिख देता हूं, ज्यादा क्लियर रहेगा। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में ए का भाग देने पर, ए का भाग देने पर ये, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए इसमें ए का भाग दूंगा, डायरेक्ट भाग देके लिख रहा हूं तो ए वाला टर्म कट जाएगा। चलो एक बार लिख ही देता हूं, आप लोग अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। ये ए से भाग दिया, इसको भी जो है आप जो है ए से एक बार भाग दीजिए, और इसको भी ए से भाग दीजिए, और इसको भी आपको क्या करना है? ए से भाग देना। ठीक है, तो ये देखिए यहां से ए कैंसल आउट हो जाएगा, ये ए वाला टर्म, तो यहाँ आपका बच जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस यहां से क्या होगा? ये बी बाई ए, इसको लिख देंगे एक्स, और ये आपका हो जाएगा सी बाई ए, और ये हो जाएगा इक्वल 0। दूसरा क्या है? दूसरा नियम क्या? पूर्ण वर्ग विधि का अचर पद को राइट साइड लेके जाना है। ठीक है, दायां पक्ष लेके जाना है। तो यहां पर इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स
इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा सी बाई ए। अब थर्ड काम हम क्या करते हैं, थर्ड काम क्या करते हैं, बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बी की जगह क्या लिखा हुआ है, बी बाई ए। बी वाला टर्म क्या है यहाँ पे, बी बाई ए है, ठीक है ना। तो बी बाई ए यानी यहाँ पे क्या करेंगे, बी बाई ए पूरे का बटा टू की घात दो। तो ये आगे आपका क्या हो जाएगा, बी बाई ए इंटू वन बाई टू। तो आगे आपका ये हो जाएगा बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये देखिए तो दोनों पक्षों में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस ये आपका क्या हो जाएगा बी बाई टू ए की पावर टू इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए प्लस आपका हो जाएगा बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस वाला चिन्ह है, ठीक है। तो कौन सा वाला सूत्र लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उस सूत्र से ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस ए की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा बी बाई टू ए, ठीक है, और पूरे की घात दो, और इधर आपका हो जाएगा माइनस सी बटा ए, और ये इधर हो जाएगा प्लस बी की घात दो, और नीचे जो हो जाएगा आपका चार ए की घात दो। देखिए इस बात को समझिए, दो बटा ए है तो दो बटा ए है और उसकी घात क्या है, दो है, तो एक बार बी का घात होगा और एक बार इसका घात होगा, तो क्या हो जाएगा दो दूनी चार और ये ए की घात दो, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, इसको पहले ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये जैसे का तैसा ऐसा ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा। इधर ऐड होगा देखो, तो दोनों का लघुत्तम क्या निकलेगा, चार ए की घात दो। देख लीजिए यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, चार ए की घात दो, ठीक है। अब यहाँ पर ए है, ए से जब इसको मैं भाग दूंगा तो मेरा एक एक कट जाएगा, फोर ए बचेगा, तो ऊपर जाके गुणा होगा तो ये हो जाएगा चार ए सी, फिर धन नीचे चार ए की घात दो, चार ए की घात दो से भाग दूंगा तो एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा बी की घात दो, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे देखिए क्या हो जाएगा, अब ये देखिए एक्स प्लस बी बाई दो ए, जब दो इधर जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा वर्गमूल। अब इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं बी की घात दो माइनस चार ए सी, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, पूरे का बटा, फिर ये हो जाएगा चार ए की घात दो। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस बी बाई टू ए, यहाँ पे एक बार वर्गमूल ऊपर में लगा है बी स्क्वायर माइनस चार ए सी, और नीचे में जो लगा है एक बार वर्गमूल लगा है चार ए की घात दो में, ठीक है। अब यहां पर एक्स धन बी बटा दो ए बराबर ऊपर में जो वर्गमूल लगा है वो तो, अब देखिए वर्गमूल लगेगा तो यहाँ प्लस माइनस साइन लगाना नहीं भूलना है ना, प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो बी की घात दो माइनस चार ए सी। अब देखिए नीचे से चार की वर्गमूल में है चार, देखो वर्गमूल चार में, तो चार का वर्गमूल कितना हो जाता है दो, और ए की घात दो है तो वर्गमूल से हटेगा तो क्या आ जाएगा दो ए हो जाएगा। ये चार ए वर्गमूल में है तो क्या हो जाएगा, ये दो ए हो जाएगा, ए का घात हट जाएगा और चार जो है ए हो जाएगा, ठीक है, चार जो है दो हो जाएगा। अब x बराबर क्या आएगा, x बराबर जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस दो बटा ए धन ऋण, ये हो जाएगा वर्गमूल b की घात दो माइनस चार ए सी, पूरे का बटा हो जाएगा आपका दो ए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकलेगा तो ये हो जाएगा दो ए, ये इधर हो जाएगा माइनस का b धन ऋण, ये हो जाएगा वर्गमूल b की घात दो माइनस चार ए सी, ठीक है। तो अतः देखिए यहाँ पर आपको x बराबर क्या मिल गया है, ये है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर माइनस फोर ए सी पूरे का डिवाइड बाई टू ए। ये जो है आपका सूत्र है, इसी सूत्र का आप उपयोग करोगे और आप जो है अपना जो है समीकरण का मूल ज्ञात करोगे। देखिए यहाँ पे जो है अधिकतर बच्चे गलती करते हैं सूत्र लिखने में, सूत्र को समझिए कैसा लिखा हुआ है। देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी के स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, ये ऐसे करते हैं, ये जो कि गलत है। यहाँ पे वर्गमूल क्या लगा है, पूरा पूरा लगा है,
ये सॉरी वर्गमूल बोलता हूँ, ये डिवाइड वाला जो है पूरा पूरा है, ये बटा वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बटा में है। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना बटा में है, इसका मतलब होता है सिर्फ इतना है, ये नहीं है। ठीक है, कई बच्चे ऐसा भी लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी बटा 2a और वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे प्लस माइनस लगा के। अब इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपने डिवाइड इतने में लगाया है, इसमें नहीं लगा है, जबकि हमारे सूत्र का क्लियर मीनिंग है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का डिवाइड बाई, ये देखो मैं बार बोल रहा हूं, पूरे का डिवाइड बाई 2a, पूरा पूरा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग ये आधा वाला कि इतना आधा कि इतना आधा ऐसा नहीं करना, आपको पूरा पूरा लंबा लाइन खींचना है। ठीक है, अगर आपने इतना लगाया इसका मतलब आपने b को छोड़ दिया है, आपने फार्मूला गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखेंगे पूरा पूरा लगाना है। क्लियर है, ये आप ध्यान रखेंगे, सूत्र विधि में अधिकतर जो है गलती यही पे होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो है इसमें जो है आपका अगला जो है टॉपिक इसमें विविक्त कर। ठीक है, जिसको आप लोग विभेदक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो हाँ यहाँ पे एक चीज और मैं बोल रहा था, यहाँ पे ये तो आपको पता है ना ए बी सी क्या है, इधर देखो ए क्या है, समझ लो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक, और यहाँ पे सी लिखा है वो क्या है अचर पद है। ठीक है, तो ये सूत्र जो है आप याद रखें, कैसे पढ़ते देखो, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी के स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का डिवाइड बाय 2a। आप हमेशा पढ़ने में पूरे का डिवाइड बाय पढ़े, गलती नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो आने वाला है, यहाँ पे मैं यही भी बता देता हूं, ये है आपका विभेदक, या इसी का एक और नाम है विविक्त कर। विविक्त कर, ठीक है जी, विविक्त कर इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ये। ठीक है, इंग्लिश इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये थोड़ा सा मैं गलत ले लूं, डिस्क्रिमिनेंट, ये आप सुधार लें। ठीक है, विभेदक या इसका नाम है विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए क्या होता है, विभेदक क्या है, यह वर्ग समीकरण के मूलों के बीच में विभेद को बताता है। विभेद मतलब क्या जानते हो जी, विभेद मतलब क्या होता है, विभेद मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अंतर। ठीक है, अंतर को बताता है। ठीक है, बताता है, यह जो है वर्ग समीकरण के मूलों के बीच में विभेद माने अंतर, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वर्ग समीकरण के दो हल मिलते हैं। ठीक है ना, एक x का एक मान और x का एक मान, तो ये क्या करता है उनके विभेद बताता है। या इसको सिंपल समझ सकते हैं, हाँ इसे कैपिटल डी से, ये देखो कैपिटल डी बड़ा वाला डी से प्रदर्शित करते हैं, इसका लिखने का तरीका है प्रदर्शित करते हैं। या कहीं कहीं पे आपको और मिलेगा, डी जो है मूलों की प्रकृति बताता है, मूलों की प्रकृति को बताता है। ठीक है, या ऐसा सिंपल समझिए प्रकृति, या बोले विभेद, प्रकृति मतलब क्या समझते हो, उसका क्या नेचर है, क्या गुण है, उसको बताएगा। ठीक है, आगे हम और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बस इसको सुनते चलिए। एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपके परीक्षा में जो कि आता है एक नंबर में नोट कर लेंगे, डी का जो मान होगा ये जो होता है आपका धनात्मक होगा। डी का मान जो है धनात्मक होता है। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक व या और लिख लीजिए शून्य, ये तीनों होते हैं। डी का जो मान है धनात्मक भी मिलेगा, ऋणात्मक भी मिलेगा और शून्य भी मिलेगा, ये तीनों आपको मिलेगा। ठीक है ना, अब देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी की घात 2 माइनस 4ac, ये डी का सूत्र है। ये डी बराबर बी की घात 2 माइनस 4ac। ठीक है जी। अब देखिए इसको जो है मैं समीकरण नंबर 2 ले रहा हूं, ये x के मान को। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं चलता हूं, समीकरण अगर 2 से चलूं तो जो है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी डिवाइड बाई 2a लिख सकता हूं। अगर वहां से यहां वैल्यू पुट कर दूं तो इसका मान होता है ये। ठीक है, ये
डी की वैल्यू होती है बी की घात 2 -4ac, और यहां से मैं चलूं तो ये जो है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो विभेदक या इसका एक और नाम है, पेपर में दोनों नाम से आता है, विविक्तर, इंग्लिश में आप जाने तो डिस्क्रिमिनेंट, आप याद रखेंगे। और इसको जो है हम कैपिटल डी से, ठीक है ना, ये कैपिटल डी से इसको प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे और देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है ना, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने अभी देखा वर्ग समीकरण। ठीक है ना, क्या निकाला वर्ग समीकरण, आपका निकाला था वर्ग समीकरण x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई पूरे के डिवाइड बाई a, ये निकाला था। जिसको जो है मैंने जब डिस्क्रिमिनेंट डी करके जब लिखा था, तो यहाँ पर मैंने बता दिया माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी और पूरे का डिवाइड बाई 2a, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो इतना जो है हम पिछले में देख लिया था, इसका यूज होना है। तो यहाँ पर डी जो है आपका क्या है, डी जो है क्या है जी, आपको विविक्त कर है, या उसको क्या बोलते हैं, विभेदक है। यही आपके मूलों की प्रकृति बताएगा, मूलों के में विभेद बताएगा ये। ठीक है ना, तो देखिए इसमें 3 प्रकार की स्थिति होती है। पहली स्थिति देखिए, स्थिति नंबर 1, देखो स्थिति नया वर्ड लगा रहा होगा तो इसकी इंग्लिश नाम होता है केस, केस नंबर 1। ठीक है, जब क्या होगा, जब d इक्वल 0 होगा, मैंने आपको बताया था d के कितने मान होते हैं, 3 मान, 0 धनात्मक और ऋणात्मक, शून्य धनात्मक ऋणात्मक। तो पहला देखिए जब d का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना, इसको मैं ले लेता हूं समीकरण नंबर आपका 1 इसके लिए। ठीक है, जब d का मान शून्य होगा तब देखिए समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल 0 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 2a, समीकरण 1 से। ठीक है, तो x बराबर आगे आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2a। तो आप क्या करोगे, एक बार जो है आप प्लस चिन्ह लोगे, प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार जो है आप जो है ऋण चिन्ह लोगे, ऐसे हल करते हैं ना, ऋण चिन्ह लेने पर ये। तो देखिए जब धन चिन्ह लोगे तो x बराबर आपका होगा माइनस बी बटा 2a आएगा, क्योंकि इधर वाला तो 0 हो जाएगा। जब ऋण चिन्ह लोगे तब भी क्या होगा, माइनस बी बटा आपका क्या आएगा, 2a आएगा। यहां पर देख पा रहा हो जब d का मान 0 आ रहा है तब आपके समीकरण के दोनों मूल जो हैं एक जैसे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं जी, एक जैसे आ रहा है। इधर देखो दोनों मूल कैसे मिल रहे हैं आपको, एक जैसे मिल रहे हैं, एक जैसे आ रहा है, और मूल क्या है, वास्तविक है। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे अतः जब d बराबर 0, जब d बराबर 0 हो तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल पहला क्या हो रहा है, दोनों मूल वास्तविक, वास्तविक व समान होते हैं। ठीक है, वास्तविक भी है और क्या है, समान है। ठीक है, समीकरण के दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए जब d बराबर 0 हो तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। ये एक स्थिति। सेकंड नंबर की देखिए कंडीशन, स्थिति नंबर 2। ठीक है, जब क्या हो, जब d जो हो d बराबर क्या हो, मान के चलो धनात्मक हो, d का मान क्या हो जी, धनात्मक हो। ठीक है, तो मैंने मान लिया, माना देखिए धनात्मक को ऐसा भी लिखा जाता है ना, एक चीज और, इसको एक लिखने का तरीका ये है, d बड़ा होगा 0 से, इसका मतलब भी क्या है, धनात्मक ही है। 0 से जितनी भी बड़ी संख्या होती है क्या होता है जी, धनात्मक होता है। तो ये d का मान बड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना बोल लो। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है, या आप ऐसा समझो d क्या हो, धनात्मक हो। ठीक है, धन आए तब देखो माना d बराबर हमने ले लिया कोई एक वैल्यू, जैसे कि मैंने ले लिया 25 25। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से, यहां पर समीकरण 1 मैंने लिखा हुआ है, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस डी की जगह यहां आ जाएगा 25 और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2a। ठीक है, तो आगे x बराबर माइनस बी
प्लस माइनस वर्गमूल 25 का मान कितना होता है जी 5 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे हम जब धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर, और एक बार जो है हम जो है ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस 5 डिवाइड बाई 2a, एक मान। एक हो जाएगा x बराबर माइनस बी माइनस का 5 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 2a। यहां पर देखो, यहां पर देखो ये दोनों क्या मान मिल रहा है आपको, वास्तविक मान मिल रहा है, और यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है और यहाँ पे 5 क्या हो रहा है आपका माइनस हो रहा है, घट रहा है। यानी दोनों मूल कैसा मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। क्या मिलेगा जी, अलग अलग मिलेगा। तो अतः जब d बड़ा हो 0 का, या ऐसा भी लिख सकते हो ना, d बराबर क्या हो धनात्मक, धनात्मक हो, ठीक है, धनात्मक हो, तब तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल, वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होते हैं, ये ठीक है। तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होते हैं। ठीक है, स्थिति नंबर 3, केस नंबर 3 देखिए, जब क्या होगा, d जो होगा इसमें ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा कहने का मतलब d का जो वैल्यू जो होगा शून्य से छोटा होगा। तो शून्य से छोटा क्या आएगा, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये सब ऋण वाले नंबर आएंगे। ठीक है, तब क्या होगा देखो, तब आपने क्या किया, यहाँ पे मान लिया d बराबर आपने क्या माना, ऋण का 25 ले लिया। ठीक है जी, d बराबर आपने क्या ले लिया, ऋण का 25 ले लिया। अब d का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल d है, तो यहाँ पे आ जाएगा -25 बटा आपका हो जाएगा 2a। ठीक है, वर्गमूल ऐसा लिख लेते हैं, वर्गमूल के अंदर स्थित ऋणात्मक संख्या को, वर्गमूल के अंदर स्थित ऋणात्मक संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। या ये सूट नहीं कर रहा है जी, जब वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाता है तो इसको थोड़ा मिटाइए, ये काल्पनिक संख्या का डिफिनेशन सही सूट नहीं कर रहा है। काल्पनिक संख्या, ठीक है, जब वर्गमूल के अंदर, ठीक है, अंदर ऋणात्मक मान, या इसको बोलते हैं संख्या होता है, तो वह काल्पनिक संख्या कहलाता है। ठीक है, जब वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक मान या संख्या होता है तो वह काल्पनिक संख्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, यहीं पे इसके नीचे लिख लीजिएगा नोट करके। ठीक है, जैसे कि देखिए वर्गमूल 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, तो बराबर ये आ जाएगा 5। तो ये जो है आपका वास्तविक संख्या है। क्या है ये, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं माइनस वर्गमूल के अंदर क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। ठीक है, अगर इसको आप निकालना चाहोगे तो पूरा बाहर नहीं निकलेगा, अगर आप निकालते भी हो तो ये जो है ऐसा हो जाएगा 1 गुणा 5 गुणा 5 ऐसा लिख सकते हो, तो 5 बाहर निकलेगा, फिर भी क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, जब क्या होता है वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या आ जाए तो उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या।
आगे चल के जो है आप जब आगे क्लास में जाओगे तो इसी वर्गमूल 1 का मान जो है आई रखा जाता है, ठीक है। आई फॉर होता है आयोटा, आई फॉर होता है आयोटा, इसी का नाम आगे रखा जाता है। हालांकि यहाँ पे यूज नहीं है तो इसको हम लोग ज्यादा समझेंगे नहीं। तो इस चीज को आप समझिए, काल्पनिक संख्या कब होता है और वास्तविक संख्या कब होता है, ठीक है ना। तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक जाएगा तो समझ लो काल्पनिक संख्या, या ऐसा समझो डी का मान ऋणात्मक मिलेगा, यानी कैसा हल मिलेगा आपको, काल्पनिक, क्योंकि काल्पनिक मान होता है, ठीक है ना। तो देखिए आगे आगे यहां से हम चलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल माइनस का 25 और डिवाइड बाई, ठीक है, आपका हो जाएगा डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। एक बार जो है हम धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर एक बार जो है ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल माइनस का 25, यहाँ पे प्लस वाला ही लेंगे, डिवाइड बाई 2 है। x बराबर एक बार होगा माइनस बी माइनस वर्गमूल जो है माइनस का 25 आएगा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 है, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहा हो दोनों मूल की वैल्यू यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो असमान मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, काल्पनिक व असमान। तो यहाँ पे लिखोगे अतः जब d बराबर क्या हो, ऋणात्मक हो, d ऋणात्मक, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं d जब छोटा हो 0 से, तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक व असमान होते हैं, ठीक है। ये तो आपका जो है मूलों की प्रकृति में आपको 3 प्रकार के मूल मिलेंगे। पहला आपको क्या मिलेगा, जब d बराबर 0 हो तो आपके मूल जो है वास्तविक रहेगा और समान रहेगा। दूसरा, जब d धनात्मक रहे या शून्य से बड़ा, मतलब वही धनात्मक ही है, जी जब धनात्मक रहेगा तो वास्तविक मिलेगा, और कैसा मिलेगा, असमान। इसमें क्या रहेगा, वास्तविक और समान, और इसमें क्या है, वास्तविक और असमान, ठीक है। और जब d क्या रहे, ऋणात्मक रहे, तो ये रहेगा काल्पनिक व असमान। ये आप याद रखें, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग।